तो स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ठीक है, देखो एनसीईआरटी का एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैं आपको याद करा के भेजूंगा इसी वीडियो में, मेरी गारंटी है। ठीक है, पर ध्यान थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। एक एक सेकंड पूरे फोकस के साथ देखना है, पूरे फोकस के साथ मेरे को सुनना है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी का यहां डिक्टेट किया जाएगा। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हमें क्या है, अपने ये 5 टॉपिक बस निपटाने हैं। देखो ऐसे चैप्टर का हमेशा डिवीजन करके पढ़ा करो, इससे क्या है अपना 30% चैप्टर ऐसे ही अपना सॉल्व हो जाता है। देखो हमें 5 टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से, एक इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फोर्थ है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और अपना लास्ट टॉपिक रहेगा चैप्टर का कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन के साथ, स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम क्या देखेंगे, बेसिकली हम बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझेंगे, उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, फिर जो डाटा एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में जब देखोगे है ना, तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में बाद में लिखा गया है और ये स्पीशीज के बारे में पहले बताया गया ना, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से ही हम चलेंगे। देखो क्या बताया गया है कि बीटल्स की लगभग 3 लाख स्पीशी है ना, पूरे ग्लोबली बात हो रही है, पूरी अर्थ की बात हो रही है, और फिशेस की है ना, मछलियों की कितनी 28,000 स्पीशीज, एंड्स है ना यानी कीड़ियों की 20,000 लगभग, और ऑर्किड्स की भी 20,000। ये आपको याद होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में डाटा लिखा गया है, ये अपना डाटा हो गया। अब आते हैं हम अपने बायोडाइवर्सिटी पे। अब देखो हम पहले बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझेंगे ना, बिल्कुल आसानी से चलेंगे, टेंशन मत लो। देखो मेरे पास मान लो 2 फॉरेस्ट हैं, ये मेरे पास फॉरेस्ट नंबर 1 है, ये मेरे पास फॉरेस्ट नंबर 2 है। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं कि फॉरेस्ट नंबर 1 में 2 ही टाइप के एनिमल हैं, 2 ही स्पीशी हैं, एक तो सांप है, इसमें स्नेक्स हैं, और एक इसमें मेंढक है, और फॉरेस्ट नंबर 2 में सांप भी है ना, मेंढक भी है, और क्या है इसमें बर्ड्स भी हैं, और क्या है इसमें शेर भी है अपना, और क्या है इसमें अपना हिप्पोपोटामस भी है, और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और भी इसमें बहुत सारी स्पीशीज अवेलेबल हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट नंबर 1 में नंबर ऑफ स्पीशीज कम है, फॉरेस्ट नंबर 2 में नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है। ठीक है, अब देखो यही होती है अपनी क्या बायोडाइवर्सिटी। देखो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब उनकी डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, है ना। तो जिस जगह पे नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा है वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, जहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज कम है वहां की बायोडाइवर्सिटी क्या है, कम है। इतनी सिंपल सी बात होती है क्या, बायोडाइवर्सिटी ना। बायो मतलब लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी की कितनी स्पीशीज कहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी वो किसने पॉपुलराइज की थी, एडवर्ड विल्सन ने। ये साइंटिस्ट का नाम आपको हर हाल में याद रखना है, एनसीईआरटी में ये लिखा गया है। इतनी सिंपल से बातें हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बात यहां पे समझाना चाहूंगा मैं आपको। देखो जो बायोडाइवर्सिटी है ना, वो एक बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत ही बड़ा वर्ड है ना। इसको हम है ना, बायोडाइवर्सिटी को जब पढ़ते हैं ना, तो अलग अलग लेवल पे इसको हम पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूंगा, मान लो हमें बायोडाइवर्सिटी को एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि बायोडाइवर्सिटी को हमें फ्रूट्स के लेवल पे पढ़ना है। तो देखो फ्रूट क्या है, हमारे पास एप्पल भी हो सकता है, फ्रूट हमारे पास बनाना भी हो सकता है, फ्रूट हमारे पास वाटरमेलन भी हो सकता है, फ्रूट हमारे पास ग्रेप्स भी हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से फ्रूट्स के लेवल पे हमने बायोडाइवर्सिटी को पढ़ाने की अलग अलग फ्रूट्स हो सकते हैं। अब देखो दूसरी बात, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बोल दूं कि आप ग्रेप्स के कलर के बेस पे बायोडाइवर्सिटी पढ़ो, है ना। तो ग्रेप्स जो होते हैं, अंगूर जो होते हैं, वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, है ना, वो ब्लैक कलर के हो सकते हैं, और भी मान लो कहीं पे हो, मान लो कहीं पे येलो कलर के हो, मान लो कहीं पे ब्लू कलर के हो, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो ये हमने कैसे पढ़ा, ये बायोडाइवर्सिटी का लेवल कौन सा है कि हमने ग्रेप्स के कलर के बेस पे, है ना। फिर एक और लेवल पढ़ लो, मान लो हम ग्रीन कलर के अंगूर उठा लेते हैं। अब ग्रीन कलर के अंगूर भी थोड़े गोल गोल भी हो सकते हैं, थोड़े ज्यादा लंबे भी हो सकते हैं, थोड़े कम लंबे भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से, है ना, तो किसी भी लेवल पे हम बायोडाइवर्सिटी को पढ़ सकते हैं ना, बहुत सारे लेवल पे पढ़ सकते हैं। बट एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो सिर्फ अपने को बोलता है कि बस ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, बस 3 लेवल पे आप पढ़ लो, है ना। हम इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे।
पूछेंगे। एनसीईआरटी में 3 ही लेवल वहां पे दिए गए हैं। कौन से 3 लेवल दिए गए हैं कि बायोडाइवर्सिटी को हम यहाँ पे 3 लेवल पे पढ़ना चाहेंगे, एक जेनेटिक लेवल पे, एक स्पीशीज लेवल पे और एक इकोलॉजिकल लेवल पे। ठीक है, अब बारी बारी से इसमें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, जेनेटिक लेवल पे हम पढ़ना चाहते हैं। देखो सिंपल से है, जेनेटिक लेवल पे क्या डाइवर्सिटी आई है ना, इसके 3 एग्जांपल हमें याद रखने हैं। 3 एग्जांपल। पहला एग्जांपल क्या है, राउवोल्फिया वोमिटेरिया है ना। देखो राउवोल्फिया वोमिटेरिया एक प्लांट है जो एक केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है रेजरपाइन। केमिकल रिलीज करता है जिसका नाम है रेजरपाइन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब वो डाइवर्सिटी कैसे दिखा रहा है, देखो ये क्या है, हिमालय में होता है। ये क्या है, हिमालय में होता है ना। फॉर एग्जांपल मान लो, देखो यहां भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। मान लो ये पूरा अपना हिमालय है, ठीक है, तो यहां पे जो रेजरपाइन है वो अलग तरीके का मतलब जो रेजरपाइन होगा उसकी पोटेंसी, उसकी कंसंट्रेशन अलग होगी। यहां पे जो रेजरपाइन है ना, ये पूरा क्या है, अपना हिमालय रीजन है। यहां पे जो रेजरपाइन है उसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन अलग है। यहां पे जो रेजरपाइन मिल रहा है हमें राउवोल्फिया से, वो अलग पोटेंसी और कंसंट्रेशन का है। यहां पे जो मिल रहा है वो अलग है, यहां पे जो मिल रहा है अलग है। मतलब वो बोलना क्या चाहता है कि देखो सेम ही प्लांट है ना, सेम ही प्लांट है और सेम केमिकल रिलीज कर रहा है, बट अलग अलग जगह पे उसमें क्या आ रही है, डाइवर्सिटी आ रही है ना, कि अलग अलग पोटेंसी, अलग अलग कंसंट्रेशन है ना। एक तरीके से डाइवर्सिटी आ रही है, अलग अलग चीजें। ठीक है, एक तो हो गया ये वाला एग्जांपल। और नेक्स्ट हमें क्या याद रखना है इसमें कि इंडिया की बात की गई है कि इंडिया में राइस की कितनी स्ट्रेन्स हैं, डिफरेंट कितनी स्ट्रेन्स हैं, 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है राइस की, है ना। ये जेनेटिकली लिख दिया ना उसने, जेनेटिक डाइवर्सिटी। और यहां मैंगो की बात की गई है कि मैंगो की कितनी वैरायटीज हैं, 1000 इंडिया में मैंगो की वैरायटी है। ये भी एक तरीके की जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, कि मैंगो में इतनी वैरायटी आ गई, यहां पे राइस में इतनी वैरायटी आ गई। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पे हम क्या है, थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में कि 50,000 मैंगो थे या 50,000 राइस थे। तो सिंपल सी बात याद रखना, राइस का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो बहुत छोटा है तो ये इसके बहुत ज्यादा नंबर है। मैंगो थोड़ा बड़ा है तो इसका नंबर कम है। थोड़ा सा यहां पे फंडा लगा लेना कंफ्यूजन से बचने के लिए। जेनेटिक क्लियर है। अब हम आते हैं किसमें, स्पीशीज डाइवर्सिटी पे। स्पीशीज डाइवर्सिटी में कुछ नहीं है, सिंपल ये बताया गया है कि कहां पे कौन सी स्पीशी, एक पर्टिकुलर स्पीशी को पकड़ के कि इस एरिया में वो ज्यादा है, इसमें कम है। जैसे एम्फीबिया की स्पीशीज की बात करें तो एनसीईआरटी में क्या बताया गया है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबिया की स्पीशीज ज्यादा पाई जाती हैं और ईस्टर्न घाट में कम पाई जाती हैं। ये भी एक तरह की डाइवर्सिटी है ना, कि वो स्पीशी यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। ठीक है, और अब लास्ट है अपना कौन सा, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, बेसिकली यहां पे कंपैरिजन की गई है एनसीईआरटी में, इंडिया जैसी कंट्री और नॉर्वे जैसी कंट्री की कंपैरिजन की गई है। इकोलॉजिकल मतलब बेसिकली वो क्या कर रहे हैं कि एक तरीके से इकोसिस्टम को ही देख रहे हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में बहुत सारे अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम हमको मिल जाएंगे। जैसे हमें यहाँ पे डेजर्ट भी मिल जाएंगे, हमें रेन फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, हमें मैंग्रोव्स भी मिल जाएंगे, हमें कोरल रीफ भी मिल जाएंगे, वेटलैंड्स भी मिल जाएंगे, अल्पाइन मीडोस भी मिल जाएंगे। इंडिया में बहुत सारी अलग अलग तरीके की ना, आपने देखा ही होगा इंडिया में कहीं पे सर्दी है, कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बारिश है, कहीं पे कुछ है। ठीक है, जबकि नॉर्वे जैसी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे लगभग सिमिलर सा है और इतनी डाइवर्सिटी भी नहीं है। इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। तो ये अपना क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, हमें कुछ चीजें थोड़ी याद करनी पड़ेंगी। जो एनसीईआरटी में डाटा लिखा गया उसको थोड़ा हमें याद यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पूरी अर्थ पे पूरे ग्लोबली बात करें तो टोटल स्पीशीज का नंबर अकॉर्डिंग टू IUCN। अब IUCN क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म हमें हर हाल में याद करनी पड़ेगी, जो कि एनसीईआरटी में लिखी गई है। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू IUCN जो ग्लोबली है ना, पूरी दुनिया में जो स्पीशीज का नंबर है वो 1.5 मिलियन है।
ठीक है, जबकि रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितना है 7 मिलियन है। ठीक है, अब देखो आपको लग रहा होगा कि इन्होंने इतना बता दिया, इन्होंने इतना बता दिया, तो ये बंदा तो पागल लग रहा होगा आपको। ठीक है, पर सिंपल सी बात है यार, ये बंदा पागल नहीं है ना। अगर पागल होता, ऐसा वैसा होता तो एनसीईआरटी में इसको वो लिखते ही ना। ठीक है, तो कुछ तो बात है भाई, कुछ तो बात है इनकी जो इन्होंने बोला है ना। तो ये बोल रहे हैं कि स्पीशीज तो बहुत ज्यादा है पर हम डिस्कवर कम कर पाए हैं। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि हम सारी स्पीशीज को डिस्कवर ही नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है। बट ये जो डाटा है, आंकड़ा है, ये याद रखना है कि टोटल स्पीशीज IUCN के अकॉर्डिंग, IUCN की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सिंपल सी बात है। रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी है 7 मिलियन है। याद हो गया, बस ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये एक पैटर्न याद रखना है, ये एक पैटर्न याद रखना है आपको। देखो जितनी भी टोटल स्पीशीज है ना, टोटल स्पीशीज मतलब ये 1.5 मिलियन जितनी टोटल स्पीशीज हैं, उसमें से 70% किसकी है, एनिमल्स की है ना। उसमें से 70% कौन है, एनिमल्स हैं। अब एनिमल्स में भी लगा के चलें तो एनिमल्स, टोटल एनिमल्स के भी 70% क्या है, इंसेक्ट है ना। 70% का फ्लो बना लेना कि टोटल स्पीशीज के 70% एनिमल्स और एनिमल्स के 70% इंसेक्ट है। एनसीईआरटी में लिखा गया है, याद होना चाहिए, 70% का फ्लो है। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। देखो इंडिया के बारे में जो भी फैक्चुअल डाटा एनसीईआरटी में लिखा गया है पूरा यहां पे मैंने उतार दिया। ठीक है, देखो पहला पॉइंट वो क्या बोलता है कि पूरी दुनिया का जो टोटल एरिया है उसमें इंडिया सिर्फ और सिर्फ 2.4% ही कवर करता है। जबकि स्पीशीज की बात की जाए तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, पूरी दुनिया की अगर स्पीशीज की बात की जाए तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है, 8.1%, है ना। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी बेहतरीन बात है कि इंडिया एरिया सिर्फ इतना सा कवर करता है और स्पीशीज में उसकी परसेंटेज अच्छी खासी है, ज्यादा है। और इसी रीजन से इंडिया को किसमें शामिल किया गया है, मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में शामिल किया गया है, जो कि पूरी दुनिया में कितनी है, 12 है, 12 है। देखो मेगा मतलब बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी, कंट्री मतलब ऐसी कंट्री जहां की डाइवर्सिटी, मेगा मतलब बहुत ज्यादा है ना। तो ऐसी 12 कंट्री हैं जिसमें से इंडिया भी अपनी एक है। और रीजन आपको दिख रहा है, एरिया कम स्पीशीज ज्यादा। ठीक है, और एनिमल्स की बात करें जाए तो इंडिया में लगभग एनिमल्स की 90,000 स्पीशीज हैं। और प्लांट्स की बात की जाए तो लगभग इसका हाफ कर देना, लगभग इतनी है 45,000। राइस की हम ऑलरेडी कर चुके हैं 50,000 है, 50,000 है। और मैंगो की भी हम कर चुके हैं 1,000 है, 1,000 है। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। अब देखो अपना नेक्स्ट टास्क है इसको याद करना। ठीक है, ये डायरेक्ट ऐसे का ऐसे एग्जाम में अपने से पूछ लिया जाता है, तो किसी भी हालत में ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा। मैं जो बोल रहा हूं ना उस पर ध्यान रखना, मैं जो बोल रहा हूं एक एक सेकंड उस पर ध्यान रखना। ये आज के बाद आपको कभी नहीं भूलने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो इनवर्टिब्रेट्स पे, है ना। बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स की तरफ देखना है। देखो एक मेरी बात याद करो कि एनिमल्स में, है ना, इनवर्टिब्रेट्स देख रहे हैं, एनिमल्स के टोटल एनिमल्स के 70% क्या होते थे, इंसेक्ट होते थे। तो ऑटोमेटिकली सबसे बड़ा वाला पोर्शन किसका आएगा, इंसेक्ट का आएगा, है ना। फिर भी आप भूल जाओ, फिर भी इसको भी आप भूल जाओ, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो इंडिया में क्या है ना, इंडिया में मेडिकल कॉलेज की सीट लेना बहुत मुश्किल है ना। ऐसा लगता है ना कई बार कि सबका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हुआ, है ना। कि इंडिया में मेडिकल कॉलेज अदर्स यानी दूसरों को मिल जाता है पर मेरे को नहीं मिलता। देखो एक बार दोबारा से करते हैं। इंडिया में मेडिकल कॉलेज, है ना, मेडिकल कॉलेज MC, इंडिया में मेडिकल कॉलेज अदर्स दूसरों को मिल जाता है, मेरे को नहीं मिलता। इंडिया से इंसेक्ट, मेडिकल से मोलस्क और कॉलेज से क्रस्टेशियन और अदर्स मतलब अदर एनिमल ग्रुप, पूरा अपना फ्लो बन गया, है ना, पूरा अपना फ्लो बन चुका है। तो इनवर्टिब्रेट्स अपना हो गया, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई। अब आ जाओ वर्टिब्रेट्स वाले पे आ जाओ, अब वर्टिब्रेट्स वाले पे आ जाओ। ठीक है, अब इसको कुछ भी नहीं याद करना, ये तो ऑटोमेटिक है, आपको बनाया दिया है। देखो जब हम एनिमल किंगडम में अपना पढ़ते हैं, वर्टिब्रेट्स को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले याद करो हम क्या पढ़ते हैं, फिश पढ़ते हैं ना, जिसमें कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्ट्रिक्थिस वो पढ़ते हैं। उसके बाद
है ना, वही साइकिल है अपनी एनसीईआरटी वाली। उसके बाद हम पढ़ते हैं एम्फीबिया, जाके चेक कर लो एनिमल किंगडम में। उसके बाद हम पढ़ते हैं रेप्टाइल्स, उसके बाद हम पढ़ते हैं बर्ड्स, और याद करो मैमल्स को हम सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। तो पूरा वही फ्लो है, ऑटोमेटिक आपको ट्रिक यहां पे दी गई है, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट्स की। अब बात करते हैं प्लांट्स की, तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक यहां पे लगाना, फैन, एक छोटा FAN, फैन। तो फैन तो ये डायरेक्ट हो गया, फंजाई और एंजियोस्पर्म, फैन तो ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, अब ट्रिक देखो, यहां पे है मॉस, यहां पे है फर्न्स। तो याद करो मॉस क्या होते हैं, अपने ब्रायोफाइट्स, और फर्न्स क्या होते हैं, अपने टेरिडोफाइट्स। और यहां पे है एल्गी, यहां पे है लाइकन, और लाइकन में याद करो आपकी एल्गी का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब देखो एल्गी को एल्गी के साथ रखना है, एल्गी का कंट्रीब्यूशन है लाइकन में, तो एल्गी को एल्गी के साथ रख दो, एल्गी और लाइकन को इकट्ठा रख दो। और ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट दोनों भाई भाई से होते हैं ना, सिमिलर नाम से भी लग रहा है, तो ब्रायोफाइट और टेरिडो को साथ में रख दो, और ये अपना फैन यहां पे हो चुका है। तो इसमें भी अपने को कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, अब देखो यहां पे अपना ये वाला पोर्शन जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन है ये खत्म हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखो अपना इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म हो चुका है, और सेकंड अपना टॉपिक है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न की बात हो रही है कि भाई कहां पे बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, कहां पे कम है। बायोडाइवर्सिटी मतलब कहां पे स्पीशीज ज्यादा पाई जाती हैं, कहां पे कम पाई जाती है ना, उसके हिसाब की बात करेंगे। अब इसमें आप एनसीईआरटी में चेक करोगे तो आपको दो टॉपिक इसमें मिलेंगे, एक होगा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स और एक होगा स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स। ठीक है, अब यहां पे एक मैं छोटी सी बात बता दूं कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में जैसे एनसीईआरटी में ये इतने डाटा दिए हुए ना, ये आपको याद करने की इतनी खास जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां आपको याद करने की जरूरत है मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कौन से के साथ, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के साथ। अब देखो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में देखते हैं कि वो हमको क्या बताना चाहते हैं ना। लैटिट्यूड से आपको थोड़ा आइडिया ऑटोमेटिकली लग गया होगा। ठीक है, तो वो हमको बताना चाहते हैं कि भाई जो इक्वेटर है ना, वहां पे जो स्पीशीज है वो ज्यादा होती है पोल्स के कंपैरिजन में। ठीक है, पोल्स के कंपैरिजन में इक्वेटर पे स्पीशीज का नंबर ज्यादा होता है, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है। ठीक है, ये हमसे बताना चाहते हैं। और इसमें दूसरी बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि जो ट्रॉपिकल एरिया है ना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लगा लो चाहे, ट्रॉपिकल एरिया में स्पीशीज का नंबर ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, टेम्परेट एरिया के कंपैरिजन में। वैसे ये कॉमन सेंस की बात है, सबको पता भी होंगी। इक्वेटर में पोल्स के कंपैरिजन में स्पीशीज ज्यादा, और ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेट एरिया के कंपैरिजन में स्पीशीज यहां पे ज्यादा पाई जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे ट्रॉपिकल जो एरिया है ना, ट्रॉपिकल एरिया है उसके बारे में कुछ खास बातें बताई गई है ना। देखो यहां पे हमने बात कर ली कि ट्रॉपिकल एरिया में स्पीशीज ज्यादा है, स्टेबिलिटी वहां पे ज्यादा है। ठीक है, उसके बारे में खास बातें बताई गई है कि ऐसा क्या रीजन है ना, ऐसा क्या रीजन है कि ट्रॉपिकल एरिया में टेम्परेट से ज्यादा स्पीशीज है, उसके रीजन बता रहे हैं। ठीक है, तो उसके कुछ रीजन बताए गए हैं। देखो सिंपल है, बेसिक है, तीनों चीजों का बेस एक ही है कि जो ट्रॉपिक होते हैं ना, ट्रॉपिकल एरिया है वो कम डिस्टर्ब होता है ना, वहां पे वेरिएशन कम होती है। ठीक है, अब देखो जैसे ये है, ठीक है, देखो इसमें क्या बताया गया है कि ट्रॉपिकल एरिया में डिस्टर्बेंस कम है ना, मिलियंस बहुत सालों तक उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो नई स्पीशीज बनने के लिए टाइम मिल जाता है ना। और जबकि टेम्परेट की बात करें तो यहां पे डिस्टरबेंस होती है, नई स्पीशी को बनने के लिए टाइम नहीं मिलता, कोई भी डिस्टरबेंस आ जाती है, इसलिए ट्रॉपिक में स्पीशीज ज्यादा है। दूसरा वही रीजन है, कांस्टेंट एनवायरनमेंट है ना। टेम्परेट में क्या है, एनवायरनमेंट कभी कैसा है, बट ट्रॉपिकल में क्या है, एनवायरनमेंट लगभग कांस्टेंट रहता है, तो वहां की स्पीशीज को क्या है, एक तरीके की स्टेबिलिटी मिल जाती है ना, तो पूरा एनवायरनमेंट ही वहां पे स्टेबल है। ठीक है, अब यहां पे मोर एनर्जी की बात कर रहा है। मोर एनर्जी कौन सी, मोर सोलर एनर्जी है ना, कि ट्रॉपिकल एरिया में जो सोलर एनर्जी है वो ज्यादा आती है। सिंपल सी बात है, जब एनर्जी ज्यादा आएगी, सोलर एनर्जी ज्यादा आएगी तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, अब फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, है ना। और इससे ही कहीं ना कहीं रिलेशन आ जाता है, डाइवर्सिटी का भी आ जाता है कि ग्रेटर डाइवर्सिटी फिर उसकी हो जाएगी। तो घूम फिर के रीजन वही है कि ट्रॉपिक
ट्रॉपिकल एरिया में स्टेबिलिटी है, डिस्टर्बेंस नहीं है ना, वो ही घूम फिर के बातें आएंगी। ठीक है, इतनी बातें सिंपल सी थी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट इसमें है ना, देखो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स हमने कर लिया, अब फिर अपना आता है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, यहाँ पे 20 स्टार लगा लो कि ये चीज जहां भी आपको दिख जाए ना, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, और इससे रिलेटेड साइंटिस्ट पूछा जाए तो ये याद रखना है। कंफ्यूजन होगी, डेविड टिलमैन और वो पॉल एरलिक, वहां पे कंफ्यूजन नहीं करनी। स्पीशीज एरिया मतलब अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जो कि जर्मनी के अपने जो भी साइंटिस्ट जो भी थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इन्होंने किया क्या था, इन्होंने कुछ इस तरीके की चीज की थी, है ना, इन्होंने कुछ इस तरीके की चीज की थी। अब इसको मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझा देता हूं। देखो, ये अपनी है स्पीशीज रिचनेस, यहाँ पे स्पीशीज बढ़ती जा रही हैं और यहाँ पे एरिया बढ़ता जा रहा है। तो ये साइंटिस्ट भाई साहब ने क्या बोला कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे नंबर ऑफ स्पीशीज, है ना, स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ती जाएगी, बट एक लिमिट पे आके रुक जाएगी, है ना, क्योंकि स्पीशीज की कहीं तो लिमिट आएगी ना। ऐसा तो नहीं है कि अनकाउंटेबल स्पीशीज है ना। एरिया के साथ स्पीशीज रिचनेस बढ़ती जाएगी, बट एक लिमिट पे आके रुक जाएगी। तो इस तरीके के ग्राफ को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का जो ग्राफ अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दिया गया है, वो कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और ये याद रखना, S = CA, ये पूरा याद रखना। देखो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी में जो लिखा है ना उसको तो याद रखना ही है। इसमें पूरा देख लेते हैं क्या क्या। देखो S4 ये है अपना स्पीशीज रिचनेस, ठीक है। C4 क्या है, वाई इंटरसेप्ट है ना, वही अपना जो ये फिजिक्स में आपको पता ही होगा क्या है। A4 अपना क्या है, एरिया, और Z क्या है, अपनी स्लोप है। इतनी सिंपल सी बात है, अपने को यहाँ पे थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो हम इस वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दिखा दिया, और लोग वाला बनाएंगे तो सिंपली ये स्ट्रेट लाइन होगा। इतनी सी बातें याद रखनी है, लोग वाला स्ट्रेट लाइन है, वैसे अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये वाला है, ठीक है। और ये याद रखने, वैसे ऑटोमेटिक है, इसमें याद रखने जैसा कुछ नहीं है। एस से स्पीशी है, ए से एरिया है, जेड से स्लोप है, इसमें क्या रखने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये स्लोप की एनसीईआरटी में कुछ वैल्यू दी गई है, ये आपको याद करनी पड़ेंगे ना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो स्लोप, जेड मतलब अपनी स्लोप है। देखो अगर नॉर्मल एरिया की बात की जा रही है तो जेड की वैल्यू 0.1 to 0.2, बट अगर वेरी लार्ज एरिया जैसे पूरे कॉन्टिनेंट, एंटायर कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है तो जेड की वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो जाती है ना। लिख दिया स्लोप इज मच स्टीपर, वेरी लार्ज एरिया में स्टीपर हो जाती है ना। कितनी होगी, 0.6 to 1.2 ये रेंज हो जाती है। और ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कि फ्रूगीवोर्स वर्ड, फ्रूगीवोर मतलब फ्रूट्स खाने वाले बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, स्लोप की वैल्यू क्या दी है, 1.15। देखो सिंपल सा लॉजिक है, कॉन्टिनेंट यहां पे लिख दिया मतलब वेरी लार्ज एरिया, तो वेरी लार्ज एरिया में तो इस रेंज में होगी, तो ये इसी रेंज में आ रही है। इतनी सिंपल सी बातें थी, ठीक है। तो अपना ये टॉपिक, कौन सा टॉपिक, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला टॉपिक भी यहां पे हुआ खत्म, ठीक है। अब ये इधर ये पैटर्न्स वाले सामान को रखते हैं साइड में, और नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा फंडा लगा लो या ट्रिक लगा लो, ठीक है। तो सारी बातें किस पे टिकी हुई हैं, स्टेबिलिटी पे टिकी हुई हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं, सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा, आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में नहीं 5 सेकंड में, ठीक है। देखो मान लो ये एक इकोसिस्टम है, तो वो क्या बोलना चाहते हैं कि भाई इस इकोसिस्टम में जितनी ज्यादा स्पीशीज, मोर स्पीशी मोर स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा स्पीशीज होंगी उतना ही ये इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा, ये बोलना चाहते हैं। और इसी बात पे ये पूरा टॉपिक अपना डिपेंड,
सकता है। ठीक है, अब आपको पूछना चाहिए कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। कि हमने ये तो सीख लिया कि भाई किसी इकोसिस्टम में ज्यादा स्पीशी तो ज्यादा स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, है ना, उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे हम डिसाइड करें, तो ये एनसीईआरटी में साफ साफ पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, कि स्टेबल इकोसिस्टम में क्या होगा, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन आएंगी प्रोडक्टिविटी। फॉर एग्जांपल ये अपना इकोसिस्टम इस साल हमें 10 रुपए दे रहा है, तो अगले साल भी इसको 10 देने चाहिए, उससे अगले साल भी 10 रुपए देने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी साल 20 रुपए दे रहा है, किसी साल सिर्फ 2 ही रुपए दे रहा है, किसी साल 5 रुपए दे रहा है, तो वो क्या है, एक तरीके से वेरिएशन है ना। तो क्या है, मोर स्पीशी मोर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मतलब लेस वेरिएशन। और क्या है, रेजिस्टेंट टू डिस्टर्बेंसेस, है ना। मतलब क्या है, डिस्टर्बेंस अब नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, है ना। वो क्या बोलना चाहता है कि अगर किसी इकोसिस्टम में ज्यादा स्पीशी हैं तो वो इस लायक है, इस कैपेबल है कि वो डिस्टर्बेंस को झेल पाए। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आ गई या तूफान आ गया या मैन मेड मतलब वहां से पेड़ वेड़ काट दिए तो वो इकोसिस्टम ही पूरा खराब हो जाए, नहीं। वो इतने डिस्टरबेंस, थोड़े बहुत डिस्टरबेंस झेल पाता है ज्यादा स्पीशीज की वजह से ना, स्टेबिलिटी ज्यादा है। और क्या है, रेजिस्टेंट टू एलियन स्पीशीज इन्वेजन, है ना। मतलब क्या बोलना चाहता है, देखो मान लो कोई इकोसिस्टम है जिसमें बहुत कम स्पीशी है, मतलब वो बहुत अनस्टेबल है, और मैं बाहर से कुछ लाया, मान लो कोई जानवर लाया, मैंने इस इकोसिस्टम में छोड़ दिया और उसने पूरा इकोसिस्टम ही तबाह कर दिया। बट ऐसा नहीं है, है ना। ज्यादा स्पीशी होंगी, अगर ज्यादा स्पीशी होंगी तो ये इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब मैं कोई बाहर से स्पीशी यहां पे लाके छोड़ूंगा तो वो इकोसिस्टम को खत्म करने की पावर नहीं रखता, है ना। इकोसिस्टम उसको झेल सकता है, एलियन स्पीशी को झेल सकता है, रेजिस्टेंस होता है। हाँ, यही सारी घूम फिर के स्टेबिलिटी की बात आ रही है। ठीक है, तो इसी में स्टेबिलिटी के रिलेटेड ही इसमें एक साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, डेविड टिलमैन। इन्होंने क्या बताया, वही सेम चीज है कि एरिया विद मोर स्पीशी, कि जिस एरिया में ज्यादा स्पीशीज होंगी वहां ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आएंगी, लेस ईयर टू ईयर वेरिएशन, और मोर प्रोडक्टिविटी। यही तो बातें थी, यही सारी बातें घूम फिर के मैंने बोला था ना, वही घूम फिर के आएंगी, मोर स्पीशी मोर स्टेबिलिटी, है ना, वही सारी बातें घूम फिर के। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अब देखो इसी में इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी में एक अपना लास्ट टॉपिक बचता है, कौन सा, राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है, देखो ये राइवेट क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, राइवेट मतलब होता है पेंच, है ना, नट पेंच जो हम कस देते हैं किसी भी चीज में, वो होता है अपना राइवेट। ठीक है, अब इसमें जो पॉसिबल क्वेश्चन बनेंगे मैं ऑटोमेटिकली आपके सारे कवर करा दूंगा। देखो राइवेट पॉपर हाइपोथेसिस दिया किसने, साइंटिस्ट का नाम क्या है, पॉल एरलिख। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या था, देखो बोला क्या था इन्होंने, सिंपली उन्होंने ये बोला, देखो ये एक एयरप्लेन है, ठीक है, और ये ब्लैक कलर में इसके क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। ठीक है, सिंपल। अब इन पार्ट्स को आपस में जोड़ा कैसे, मैंने बोला था ना, राइवेट मतलब पेंच, है ना, पेंच लगा के ये रेड कलर के जो दिख रहे हैं ये अपने राइवेट हैं, ये अपने पेंच है, पेंच लगा के इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब इनका कंसेप्ट क्या था, पॉल एरलिख भाई साहब का कंसेप्ट क्या था कि जो ये अपना पूरा एयरप्लेन है ये पूरा एक इकोसिस्टम है, और ये जुड़ा हुआ है ना, पूरा जुड़ा हुआ है किससे, है ना, राइवेट से जुड़ा हुआ है। और राइवेट्स को उन्होंने क्या बोला, स्पीशीज बोला, कि पूरा इकोसिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है किससे, स्पीशीज से जुड़ा हुआ है ना। अब देखो सिंपल सी बात है, इसका प्लेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, उसकी ये है विंग्स हैं, पंख हैं। ठीक है, अब पंख पे जो ये राइवेट्स लगे हैं वो भी सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो पंख पे जो राइवेट्स लगे हैं उन्होंने उसको क्या बोला, इंपॉर्टेंट स्पीशी, कि इस इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट स्पीशी कौन सी है, जो विंग्स पे है ना राइवेट्स लगे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब राइवेट पॉपर क्या था, देखो सिंपली क्या उन्होंने क्या बोला, मान लो ये प्लेन मुंबई से दिल्ली आया, है ना, दिल्ली ये रुका, और जो इसमें से पैसेंजर उतर रहे थे वो अपने साथ एक एक राइवेट, है ना, एक एक ये पेंच उतार के अपने साथ ले गए। ठीक है, थोड़ा सा फर्क हुआ, थोड़ा सा डैमेज हुआ, फिर क्या है, दोबारा से मुंबई गया तो मुंबई जो पैसेंजर उतरे फिर से इसके थोड़े उतार के ले गए, राइवेट्स उतार के ले गए। तो ऐसे धीरे धीरे अगर पैसेंजर इसके राइवेट्स उतार के लेते जाएंगे अपने साथ
तो धीरे धीरे ये प्लेन है ना ऑटोमेटिकली दिख रहा है अपना टूट के भस्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही वो बोलना चाहते हैं कि अगर किसी इकोसिस्टम से है ना धीरे धीरे एक एक करके स्पीशी गायब होती गई, एक्सटिंक्ट होती गई, तो धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम ही अपना वो खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बोला ना कि इकोसिस्टम को बचाओ, बायोडाइवर्सिटी को बचाओ, ठीक है। और राइवेट्स ऑन विंग्स मतलब है ना कोई बंदा पंख पे से उतार के अगर राइवेट्स ले जाए तो पंख गई तो सब कुछ गया। तो पंख वाली जो स्पीशी है वो कौन सी है? इंपॉर्टेंट स्पीशी, कि ऐसी स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, जरूरी रोल अदा करती है ना, कि उसके जाने से इकोसिस्टम पे भारी फर्क पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा अपना सिस्टम था। अब देखो अपने चैप्टर की लिस्ट को एक बार फिर से चेक करते हैं ना। हमेशा पता होना चाहिए कि हम कितना पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम कहां तक पढ़ चुके हैं, हम इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तक क्या है पढ़ चुके हैं। और नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नाम से ही पता लग रहा है लॉस मतलब बायोडाइवर्सिटी जो अपनी खत्म होती जा रही है उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो हम पढ़ेंगे कि ऐसे क्या रीजन है, ऐसे क्या कॉजेज है ना, क्या कारण है जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है। फिर हम इसमें क्या पढ़ेंगे? उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे फिर कि कहां पे कितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ है ना, थोड़ा उसमें फैक्चुअल डाटा भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि ऐसे क्या रीजंस है ना, कौन से कॉजेज हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता जा रहा है, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस है, एनसीईआरटी में देखोगे बिल्कुल कॉपी पेस्ट 4 अपने पास कॉज दिए हुए हैं। कौन से? पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, थर्ड है एलियन स्पीशीज इन्वेजन्स, और फोर्थ है अपना को एक्सटेंशन। हाँ, अभी इनके बारे में कुछ मत सोचो, एक एक को मैं बिल्कुल आपको याद करा के भेजूंगा, एनसीईआरटी का एक एक वर्ड याद करा के भेजूंगा, मेरी गारंटी है ना। अभी इसको बिल्कुल आप भूल जाओ पूरे तरीके से, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पहला बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसके बारे में जो भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया गया है और मैं आपको याद करा के भेजूंगा। मैं जो बोल रहा हूं उस पे ध्यान देना, सामने जो लिखा हुआ है उसको एक तरीके से भूल जाओ, ठीक है। सबसे पहली बात, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। यहां पे एक बहुत सुपरहिट क्वेश्चन बन गया, नीट में पहले पूछा भी गया है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कॉज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब जो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस कर रहा है, तो कौन सा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पहला सुपरहिट क्वेश्चन अपने पास बनके तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का एक तरीके से ये क्या है? एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना। वो क्या कहना चाहता है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पूरी अर्थ का पहले क्या थे? पास्ट मतलब पहले, प्रेजेंट मतलब अब, है ना। पहले कितना? मोर देन 14% एरिया कवर करते थे, बट अभी एट प्रेजेंट की बात करें तो ये कम होके घट के कितने हो गए? ओनली 6% रह गए हैं, है ना। क्या है? देखो लॉस होते जा रहा है बायोडाइवर्सिटी का ना, कितने कम हो चुके हैं, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। अब एक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में लिखा गया। देखो अमेज़न रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, वहां पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं। अब बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं तो वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और बहुत ज्यादा CO2 को कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला गया है, ठीक है। और यहां पे एग्जाम्पल क्या बताया गया है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को इंसान लोग अपने फायदे के लिए काटते जा रहे हैं, है ना। और स्पेसिफिक करके बताया गया है कि सोयाबीन की खेती के लिए इनको काटा जा रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है? ग्रासलैंड्स बनाने के लिए। मान लो गाय भैंस चराना चाहते हैं, अब गाय भैंस चराने के लिए अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है। एक एक पॉइंट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट को किस लिए काटा जा रहा है? पहला रीजन सोयाबीन क्रॉप के लिए, सोयाबीन की खेती के लिए। दूसरा रीजन ग्रासलैंड के लिए ना, ताकि वो वहां पे ग्रेजिंग करा सके गाय भैंस की। अब देखो इसी में हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में एनसीईआरटी में एक और पॉइंट दिया हुआ है, मैं उसको आपको यहां पे समझाना चाहूंगा। देखो मान लो ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है ना, इस पे ऐसे प्लांट्स हैं, इस पे बहुत सारे पेड़ हैं, पौधे हैं, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है,
ठीक है। अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना। अब इंसान क्या हुए, इस फॉरेस्ट तक पहुंच चुके हैं, इंसान बहुत बड़े बड़े बिल्डर क्या है इस फॉरेस्ट तक पहुंच गए। तो उन्होंने क्या किया, यहां पे क्या कर दी, मान लो बिल्डिंग्स बना दी, यहां पे फ्लैट्स बना दिए ना, बहुत बड़े बड़े फ्लैट बना दिए, यहां पे बिल्डिंग बना दी, शॉपिंग मॉल बना दिए। ठीक है। अब हुआ क्या, इसके रिजल्ट से क्या होगा, मान लो कोई बर्ड यहां पे था, कोई बर्ड यहां पे था और वो हर साल माइग्रेट करके यहां पे जाता था, हर साल माइग्रेट करके यहां पे जाता था। अब बिल्डिंग बनने की वजह से, या कोई मैमल है या कोई है ना, कोई भी एनिमल हो सकता है, कोई मैमल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब वो भी माइग्रेट करके ऐसे भाग के यहां जाते थे। अब बिल्डिंग बनने की वजह से बीच में क्या हो गया, उनका रास्ता रुक गया। अब वो बेचारे इधर की इधर रह जाएंगे, है ना। अब देखो, माइग्रेशन करना उनके जीवन के लिए जरूरी था, अब जीवन काल ही उनका रुक गया है ना, एक तरीके से उनकी लाइफ साइकिल ही रुक गई, तो वो बेचारे एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे। ठीक है। ये एक दिया हुआ है, मैमल्स और बर्ड का स्पेसिफिक करके वहां पे बोला गया है। तो ये तो था अपना क्या, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये अपना कवर हो चुका है, कौन सा, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। सेकंड की तरफ जा रहे हैं क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड की तरफ जा रहे हैं क्या, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। अब देखो नेक्स्ट है कौन सा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसमें सिंपली क्या बोला गया है एनसीईआरटी में, व्हेन नीड्स टर्न्स इनटू ग्रीड। सिंपल सी बात है, जब हमारी जरूरतें लालच में बदल जाएं तो क्या होगा, अपनी बायोडायवर्सिटी का नुकसान होगा, है ना। मतलब जितना हमें चाहिए हम उससे ज्यादा एक तरीके से एक्सप्लॉइट कर दें ना, ओवर एक्सप्लॉइट कर दें, तो वो चीजें खत्म होती चली जाएंगी। ठीक है। अब यहां पे मैं एक पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आपको पक्का यहां पे कंफ्यूजन होगी। देखो यहां पे भी तो यही था, यहां पे भी तो सेम ही चीज थी कि जरूरतें लालच में बदल रही थी कि हम पेड़ को, पौधों को, फॉरेस्ट को, पूरे को काटते जा रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन से बचने के लिए एक टेक्निक बताता हूं कि हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में मेनली बात की गई है फॉरेस्ट प्लांट्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है। और ओवर एक्सप्लॉयटेशन में मेनली बात की गई है किसके, एनिमल के एक्सटिंक्ट होने के बारे में। ठीक है। ये सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं आपको, है ना। क्या है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के अंदर किसी भी स्पेसिफिक एनिमल का नाम नहीं लिखा गया, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन में नाम लिखा गया है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से कौन से एनिमल एक्सटिंक्ट हुए, स्टीलर सी काउ एंड पैसेंजर पिजन। रीजन सिंपल सा था, देखो पैसेंजर पिजन को लोग खाते थे, फूड के लिए यूज करते थे, सेम ऐसे ही स्टीलर सी काऊ को लोग फूड के लिए यूज करते थे, बट उन्होंने लिमिटेड यूज नहीं किया। क्या किया, इनका शिकार करते गए, है ना, इनका शिकार करते गए, बहुत ज्यादा इनका शिकार कर दिया, तो इन बेचारों की क्या है, स्पीशी ही एक्सटिंक्ट हो गई, है ना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशी इन्वेजन। ठीक है। अब इसका मैं एक मतलब आपको समझाना चाहूंगा। क्या है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलियन स्पीशीज इन्वेजन। देखो यहां मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये कैसे मुड़ गई, सीधी हो, चल ठीक है। ठीक है, यहां पे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। देखो मान लो ये एक पॉन्ड है या लेक है या कुछ भी है, रिवर है, कुछ भी है, ये एक वाटर बॉडी है, मान लो एक लेक है। ठीक है। अब इस लेक में मान लो कोई मछलियां थी, इस लेक में मछलियां थी, नेचुरल थी, या जो यहीं पे रहती थी, वो बड़ी खुशी खुशी रह रही थी, इसमें जो फूड था वो खा रही थी, इसमें जो ऑक्सीजन थी वो ले रही थी, है ना, वहां पे खाना खा के वो मस्त थी। ठीक है। बट मैंने क्या किया, मैं कहीं विदेश में गया, मान लो मैं अफ्रीका में गया, और अफ्रीका से मैं अलग तरीके की मछलियां ले आया, और मैंने अपने गांव के, ये मेरे गांव में थी लेक, तो मैंने अपने गांव की लेक में वो अफ्रीका की मछलियां डाल दी। अब ये अफ्रीका की मछलियां मान लो इनसे सुपीरियर हैं, तो फूड के लिए, खाने के लिए क्या होगा, कंपटीशन होगा। अब खाने के कंपटीशन में अफ्रीका वाली सुपीरियर है तो जीत जाएगी, तो धीरे धीरे जो मेरे गांव की मछलियां थी, बेचारी इंडिजिनस थी, वो मरती चली जाएंगी, खत्म होती चली जाएंगी, एक्सटिंक्ट होती चली जाएंगी। तो ये एक प्योर एग्जांपल था किसका, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। नाम से ही पता लग रहा है, एलियन मतलब जो बाहर से आई, है ना, बाहर से क्या आई, एक स्पीशी आई, इन्वेजन मतलब इन्वेड कर गई, और उसने वहां की नेचुरल स्पीशी को क्या है, उड़ा दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया।
ये सिंपल सी बात है। अब इसमें क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा ये तो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा, तो इसमें से 3 क्वेश्चन आपके पास बनेंगे, 3 क्वेश्चन ही पॉसिबल है इसमें। तो इसमें मैं आपको पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये बात कहां की है, ये बात है लेक विक्टोरिया की, और लेक विक्टोरिया कहां पे है, ईस्ट अफ्रीका, है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो ये बात है लेक विक्टोरिया की, जहां पे ये 200 स्पीशीज ऑफ किकलिड या चिचलिड कुछ भी बोल लो, है ना, ये चिचलिड फिश जो थी ये मस्ती से रह रही थी, आराम से रह रही थी, है ना, वहां पे मजे कर रही थी। बट किसी कमबख्त ने क्या किया, वहां पे ये नाइल पर्च उस लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस कर दी। अब नाइल पर्च थी सुपीरियर, तो इन्होंने इनको क्या कर दिया, एक्सटिंक्ट कर दिया, है ना। ये किकलिड फिशेज एक्सटिंक्ट ड्यू टू नाइल पर्च, कहां पे, लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका। एक पॉइंट याद रखेंगे, एक पॉइंट एनसीईआरटी का। ये इसका पहला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, दूसरा क्वेश्चन, ये हमारी नदियों की, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है आवर रिवर्स, मतलब हमारे देश की नदियों में क्या था, इंडिजिनस कैटफिश है। इंडिजिनस मतलब अपने देश की, वहां की लोकल कैटफिश थी, वो मजे से रह रही थी, वहां पे खाना खा रही थी और मौज उड़ा रही थी। बट किसी कमबख्त ने क्या किया, अफ्रीका से, मैंने एग्जांपल दिया था, अफ्रीका की कैटफिश वहां पे, जिनका साइंटिफिक नेम ये है, अफ्रीकन कैटफिश, वहां पे इंट्रोड्यूस करा दी। अब अफ्रीकन कैटफिश क्या है, सुपीरियर है, तो इन्होंने इनकी ऐसी तैसी कर दी और इसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है। तो इंडिजिनस कैटफिशेस एक्सटिंक्ट ड्यू टू अफ्रीकन कैटफिश, कहां पे, हमारी नदियों में। हमारी नदियां, ये याद रखना जरूरी नहीं है, लेक विक्टोरिया पर जरूर याद रख लेना, ये वैसे ही है फालतू का, ठीक है। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नेटिव स्पीशी जो नेटिव मतलब वहां की लोकल ही स्पीशी, उसी को बोला गया है ना, ये एक्सटिंक्ट हो जाती है किसकी वजह से, कैरेट ग्रास, आपने देखा होगा ना, जहां पे कैरेट ग्रास आ सकती है ना, कैरेट ग्रास का दूसरा नाम पार्थेनियम बोल सकते हो, जहां पे कैरेट ग्रास है ना, कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, वो आ जाती है तो वो सारी स्पीशी को खत्म कर देती है, खुद ही खुद फैल जाती है। ऐसे ही लेंटाना भी ऐसे करते हैं। और वाटर है आशंती है, वो अपना टेरर ऑफ बंगाल, है ना, एक बार ये जहां पे आ गया तो ये इतना डोमिनेट कर जाएगा कि किसी को आने ही नहीं देगा, सबको उड़ा देगा, वहां की नेटिव स्पीशी सबको उड़ा देगा। तो ये इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 ही क्वेश्चन पॉसिबल है, ठीक है। एक बात मैं फिर से आपको रिमाइंड करा दूं कि इनको उल्टा मत कर देना, रिवर्स, है ना, कि नाइल पर्च को आप एक्सटिंक्ट करा दो, नहीं, नाइल पर्च ने इसको एक्सटिंक्ट किया, अफ्रीकन कैटफिश ने इसको एक्सटिंक्ट किया, और ये तो आपको याद रह जाएगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। तो एलियन स्पीशी वाला भी अपना हो चुका है। फोर्थ एंड लास्ट है अपना को एक्सटिंक्शन, है ना। अब हम बात करते हैं को एक्सटिंक्शन के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, एक प्यार की कहानी है, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये दोनों आपस में ओब्लिगेट रिलेशन में, ओब्लिगेट मतलब है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, मतलब क्या है, अगर ये गया तो इसके पीछे पीछे ये भी चला जाएगा, ओब्लिगेट रिलेशन, है ना, कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो यहां पे देखो नाम दे, देखो को मतलब क्या होता है, साथ में, को मतलब होता है साथ में, एक्सटिंक्शन मतलब एक्सटिंक्ट मतलब साथ में एक्सटिंक्ट होना। फॉर एग्जांपल कोई पैरासाइट था और वो पैरासाइट सिर्फ उस पर्टिकुलर फिश, उस पर्टिकुलर मछली के ऊपर ही जिंदा रह सकता है, तो वो फिश अगर मर जाएगी, वो टपक जाएगी, तो ये पैरासाइट भी उसके साथ ही उसको टपकना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। और इसका एक एग्जांपल होता है प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअलिज्म, इसको यहां पे बिल्कुल भूल जाओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये हम डिटेल में करते हैं। अब देखो हमने लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में क्या कॉजेज देख लिया कि भाई ये 4 कॉज हैं, 4 रीजन है जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है। पर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में और भी कुछ बातें एनसीईआरटी में लिखी गई हैं जिन पे हमें थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। बेसिकली ये सिंपल सी बातें हैं, इनको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा ध्यान में रख लेना। देखो वो क्या कहना चाहते हैं कि कॉलोनाइजेशन ऑफ पैसिफिक, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड बाय ह्यूमंस लेड टू एक्सटिंक्शन ऑफ 2000 नेटिव स्पीशीज ऑफ बर्ड, है ना, कि ये आइलैंड था, जब यहां पे इंसान घुस गए तो इंसानों के घुसने की वजह से वहां की जो बर्ड्स की नेटिव स्पीशी थी 2000 स्पीशी क्या है, एक्सटिंक्ट हो गई, है ना, इंसानों की वहां दखल अंदाजी से। बेसिकली वो ऐसी बातें करेंगे अब, है ना, कि स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही है ना। ऐसा ही एक ये छोटा सा डाटा है कि अकॉर्डिंग टू IUCN क्या है, पिछले 500 सालों में, लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज क्या है, टोटल
टोटल स्पीशीज में से 784 जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, है ना, जिसमें से वर्टिब्रेट की 338 हैं, इनवर्टिब्रेट्स की 359, 359 और प्लांट्स की 87, है ना। देखो ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये थोड़ा ध्यान रख लेना कि 784 पिछले 500 सालों में, ये इतना याद रखने की जरूरत नहीं है ना। और ये 2000 तो याद रख लेना थोड़ा, है ना। और इसके एग्जाम्पल की कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट हुई, इसके थोड़े एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि जैसे डोडो है वो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुई, क्वागा है वो अफ्रीका से एक्सटिंक्ट हुई, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी का और रशिया से, और क्या है तीन टाइगर की सब स्पीशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हुई। कौन सी? बाली, जावन और कैस्पियन। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अब इसमें एक और फिर से वही सेम सिमिलर सी बातें चल रही हैं कि पिछले 20 सालों में, ये तो 500 सालों का बताया, फिर पिछले 20 सालों की बात कर रहा है कि लगभग क्या है 27 स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। याद रखना थोड़ा यार, 500 ईयर में 784 और 20 सालों में कितनी? 27 इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ऐसी बातें थोड़ी और की जाएंगी है ना एनसीईआरटी में कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बेसिकली ऐसी बातें। ठीक है, तो ये एक वर्ल्ड वाइड लिखा गया कि पूरी दुनिया में 15,500 से ज्यादा स्पीशीज क्या है फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब एक्सटिंक्शन का खतरा वो झेल रही हैं, किसी भी टाइम वो टपक सकती हैं। 15,500 से ज्यादा कहां? वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की बात हो रही है। ठीक है, और ऐसी ही बात की गई है ना कि फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन की कितने कि बर्ड्स की टोटल में से बर्ड्स की 12% जो है वो एक्सटिंक्शन का खतरा झेल रही हैं, किसी भी टाइम टपक सकती हैं। मैमल्स की कितनी? 23%, एम्फीबियंस की 32%, जिम्नोस्पर्म की 31%। फिर से वही बात है, इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, बट ऐसे बैठ के इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है ना ये इलॉजिकल सा क्वेश्चन हो जाएगा, तो इस तरीके से इतना नहीं पूछा जाता। पर थोड़ा है ना, थोड़ा सा फोकस में इनको रख लेना। पर जो याद करने वाली थी ना वो याद कर लेना, जो इंडिया की थी ना, इंडिया की कि राइस की कितनी है, मैंगो की कितनी है, वो आपको याद हर हाल में रखनी है कि इंडिया का एरिया परसेंटेज कितना है, इंडिया का स्पीशीज परसेंटेज कितना है, वो हर हाल में याद रखनी है। ठीक है, और इधर बात कर रहे हैं हम 6th एक्सटिंक्शन की, है ना, जो कि प्रोग्रेस में चल रहा है ना। अब देखो 6th वाला प्रोग्रेस में है, तो जाहिर सी बात है उससे पहले पांच एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। कौन से एक्सटिंक्शन? मास एक्सटिंक्शन। ये क्या होता है? मास एक्सटिंक्शन क्या होता है कि पूरी दुनिया एकदम से तबाह हो गई। जो मूवी में नहीं दिखाते पूरी तबाही आ गई और एक दिन से तबाह, हाँ, जैसे हमने देखा ना मूवीज में कि डायनासोर होते थे, हमको पता भी है डायनासोर पहले होते थे और एकदम से तबाही हुई और सारे डायनासोर खत्म हो गए। तो यही है मास एक्सटिंक्शन, है ना। तो ये 5 हो चुके हैं और छठा जो है वो प्रोग्रेस में है। बट वो हमें बताना क्या चाहता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना। देखो पहले 5 में क्या था? ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं थी, तब तक ह्यूमन आए ही नहीं थे, बिल्डिंग नहीं बनी थी, है ना, रोड नहीं बने थे, जंगल नहीं कटे थे। पर ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो 6th वाला एक्सटिंक्शन है वो बहुत फास्ट चल रहा है ना। जो स्पीशीज की एक्सटिंक्शन हो रही है ना वो बहुत फास्ट हो रही है। कितनी फास्ट है? एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है कि 100 से 1000 गुना, 100 to 1000 टाइम्स फास्टर चल रहा है क्या? स्पीशीज का एक्सटिंक्शन पहले वालों के कंपैरिजन में। क्यों? उसका रीजन है ह्यूमन की एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसी में एक ये छोटी सी बात लास्ट में लिखी गई है कि हाफ ऑफ ऑल द स्पीशीज माइट बी वाइव्ड इन नेक्स्ट 100 ईयर, कि अगले 100 सालों में, आने वाले 100 सालों में जितनी भी अपनी टोटल स्पीशी हैं उसमें से आधी जो है वो खल्लास हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी। इतनी सी बातें हैं। ठीक है, अब ये अपना टॉपिक भी खत्म हो गया, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अपना खत्म है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो हमारा लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया। अब हमारा बचता है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन मतलब हमें कंजर्व करना है, बचाना है किसको? अब बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो 2 सवाल हमारे सामने खड़े होंगे, है ना। ये एनसीईआरटी के टॉपिक ही हैं पूरे। ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो क्यों बचाना है? सबसे पहले व्हाई शुड वी कंजर्व, क्यों बचाना है?
है। ठीक है, तो पहले ये देख लेंगे भाई क्यों बचाना है, क्या क्या अपना इससे फायदा हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि हाउ मतलब कैसे बचाना है, क्यों बचाना है और कैसे बचाना है, किसको, बायोडाइवर्सिटी को। तो पहले हम बात करना चाहते हैं किस पे, कि व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, कि हमें बायोडाइवर्सिटी को आखिर बचाना क्यों है। ठीक है, तो इसका आंसर अपनी एनसीईआरटी 3 पार्ट में देती है ना, कि इसके 3 रीजन है ना। एक पार्ट कौन सा है अपना, नैरो वाला, एक ब्रॉड वाला और एक एथिकल वाला। ठीक है, इसके मैं मतलब भी समझाऊंगा और ट्रिक भी बताऊंगा जहां पे जरूरत पड़ी। तो नैरो वाले में आ जाएंगे जो भी अपनी बेसिक सी चीजें हमें बायोडाइवर्सिटी सिंपली यहां लगा के चलो, अपने जो पेड़ पौधे हैं, अपने फॉरेस्ट हैं, वहां से जो हमें डायरेक्ट बेसिक सी चीजें हमें मिल रही है वो अपना फायदा है ना। जैसे फूड मिल रहा है ना, हम जो भी सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, सारे हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। लकड़ियां मिल रही हैं, फाइबर मिल रहे हैं, टैनिन, रेजिन, डाइज, परफ्यूम्स, लुब्रिकेंट्स, मेडिसिन है ना, दवाइयां सब हमें पेड़ पौधों से ही मिल रही है। कागज है जो है ना, पेज है, ये भी हमें पेड़ पौधों से मिल रहे हैं ना। वो रीजन पूछ रहे हैं ना कि इसीलिए हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए क्योंकि ये सब हमें उनसे मिल रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां थोड़ा एनसीईआरटी का डाटा है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि मोर देन 25% जो ड्रग्स है ना, जो दवाइयां हैं, 25% से ज्यादा हमें पेड़ पौधों से ही मिलती हैं, इसीलिए हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए। सिंपल सी बात है। एक और डाटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 25,000 यानी 25,000 इतनी से ज्यादा स्पीशी जो प्लांट्स की हैं वो दवाइयां बनाने में इस्तेमाल हो रही है, यूज हो रही है, तो इसलिए भी हमें कंजर्व करना चाहिए। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब नैरो में ही, नैरो के अंदर ही आप एनसीईआरटी में देखोगे तो आपको एक और डेफिनेशन मिलेगी, क्या, बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग की जो डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में लिखी है वो ये वाली है, पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसका मतलब समझेंगे कि बायो प्रोस्पेक्टिंग आखिर होता क्या है। देखो, मान लो किसी जंगल में ये प्लांट लगा हुआ है ना, और इस प्लांट के अंदर कैंसर को ठीक करने की बहुत ज्यादा पावर है, बहुत तगड़ी पावर है, बट हमें पता ही नहीं है इसका, बट हमें पता ही नहीं है इसका। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग यही बोलती है कि अगर इसमें कैंसर को ठीक करने की पावर है तो साइंस का इस्तेमाल किया जाए, बायोटेक्नोलॉजी या जो भी, भाई साइंस का इस्तेमाल करो और इसमें से वो पावर निकालो और मरीजों को ठीक करो, है ना, सोसाइटी को ठीक करने के लिए उसका यूज करो। तो ये बोलती है बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब दोबारा आ जाते हैं। देखो, नैरो वाला अपना कंप्लीट हो चुका है और नैरो वाले में ही, मेरी बात ध्यान रखना, नैरो वाले में ही एनसीईआरटी में लिखा है क्या, बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने ब्रॉड वाले पे। अब ब्रॉड वाले की आपको मैं डायरेक्ट एक ट्रिक बता रहा हूं, क्या, P2 है ना, P2 मतलब P फॉर पोलिनेशन, P फॉर फोटोसिंथेसिस, P फॉर पोलिनेशन, मेरे साथ में बोलो एक बार, P फॉर पोलिनेशन, P फॉर फोटोसिंथेसिस, ये ब्रॉड वाले की है ना। और ऐसे याद रखना, ब्रॉड मतलब देखो, फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही ब्रॉड चीज है, लकड़ी वकड़ी है ना, एक खाना वाना तो छोटी मोटी चीज है, फोटोसिंथेसिस एक बहुत बड़ी चीज है, पॉलिनेशन एक बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए वो ब्रॉड में आ रही है ना, तो लॉजिक लगा के थोड़ा। ठीक है, तो एक यहाँ पे डाटा थोड़ा याद रखना है कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, अमेजोन के जो जंगल हैं, वो टोटल ऑक्सीजन का ना, पूरी अर्थ की जो टोटल ऑक्सीजन है उसका 20% ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं हम सबको पता है कि वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 को कंज्यूम करते हैं, तो अमेजोन फॉरेस्ट अकेले 20% ऑक्सीजन दे रहे हैं ना, ये फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा वैसे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ब्रॉड वाला भी क्लियर है। नेक्स्ट है अपना एथिकल है, एथिकल में आ जाएगा बेसिकली स्पिरिचुअली, फिलोसफिकली, सिंपल सा है इसका। देखो, एथिकल नाम से ही पता लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप हो, तो आप पेड़ पौधों को बचाना चाहते हो, नेचर को बचाना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आपके बाद जो जनरेशन आएंगी, 100 साल बाद या 200 साल बाद जो जनरेशन आएंगी, उनको भी वो पेड़ पौधे मिलने चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि वो आए तो पेड़ पौधे ही खत्म हो जाए या पानी ही खत्म हो जाए, तो उनको भी नेचुरल रिसोर्सेज मिले। हम एथिकल स्पिरिचुअल तरीके से सोच रहे हैं।
ठीक है, तो ये तो हो गया व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो अब अपना नेक्स्ट सवाल क्या है, हाउ डू वी कंजर्व, कि बायोडाइवर्सिटी को जो कंजर्व करना है उसको आखिर कैसे करें, है ना। अब पूछ रहे हैं कैसे करें। ठीक है, तो हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, उसके दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम बायोडाइवर्सिटी को इन सिटू तरीके से कंजर्व कर सकते हैं और दूसरा हम एक्स सिटू तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। इन सिटू मतलब ऑन साइट, एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट। ठीक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं रटना है, बिल्कुल आपको समझा के भेजूंगा, बिल्कुल समझा के भेजूंगा एक एक बात। ठीक है, मान लो ये अपने पास टाइगर है, हो सकता है टाइगर थोड़ा खराब बने, टाइगर की बना दी 4 टांग, टाइगर लग नहीं रहा, वैसे कुत्ता भी नहीं लग रहा, पर ये मान लेते हैं ये टाइगर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको भाई कंजर्व करना है, इसको मुझे कंजर्व करना है। तो एक तो मेरे पास ये तरीका है, एक तो मेरे पास ये तरीका है कि यहाँ ये जिस जंगल में अभी प्रेजेंट है नेचुरली, मैं क्या करूं, उस जंगल के अराउंड क्या लगाते, मान लो यहाँ पे तार लगा दी मैंने, कांटों वाली तार लगा दी कि भाई ये टाइगर मैंने सेव कर दिया, अब इस तार के अंदर कोई नहीं आना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई शिकार कर देगा, इसके अंदर कुछ भी अलाउड नहीं, ये नेचुरली यहां रहेगा। अब देखो ये जहां पे था ओरिजिनल, मैंने ऑन साइट वहीं पे इसको कंजर्व कर दिया, तो ये हो जाएगा इन सिटू टाइप का। ठीक है, अब एक्स-C2 क्या होता है, देखो ये नेचुरली मान लो यहां पहाड़ों में था, जंगलों में था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं इसको उठा के ले गया, और मैंने क्या किया, दिल्ली में जो जू है, दिल्ली में जो चिड़ियाघर है, जू है, मैंने वहां पे इसको कंजर्व कर दिया, है ना। तो ये क्या हो गया, ऑफ साइट, मतलब मैं इसकी नेचुरल साइट से इसको उठा के ले, है ना, मैंने ऑफ साइट इसको कंजर्व किया। तो ये होता है अपना इन सिटू एंड एक्स सिटू टाइप का। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हम इसमें बारी बारी से बात करेंगे इन सिटू के बारे में और एक्स सिटू के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अपना इन सिटू में क्या क्या आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना इन सिटू कंजर्वेशन में क्या क्या आएगा। तो ये अपनी एनसीईआरटी में इससे अलग कोई चीज ही नहीं लिखी गई। क्या क्या आएगा इसमें, हॉटस्पॉट्स आएंगे, और क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे, नेशनल पार्क आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड सेक्रेड ग्रुव्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहली चीज याद करनी है कि इनका नंबर कितना कितना है। ये बात की गई है इंडिया में, कि इंडिया में इनका नंबर बताया गया है। हॉटस्पॉट्स इंडिया में कितने हैं, 3 हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 है। नेशनल पार्क 90 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448 448 है। सेक्रेड ग्रुव्स में कोई नंबर की बात ऐसी नहीं की जाती। ठीक है, अब हम बारी बारी से बात करेंगे कि इसके बारे में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में क्या, इसके बारे में बारी बारी से बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हॉटस्पॉट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हॉटस्पॉट्स के बारे में इससे अलग एनसीईआरटी में कुछ लिखा नहीं गया। ठीक है, पहला पॉइंट देखो, ये सामने इतना सारा लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसको भूल जाओ। मैं जो बोल रहा हूं उस एक एक वर्ड के साथ रहना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, आपको याद करा के भेजूंगा, मेरी गारंटी है। इसको भूल जाओ, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी को हम डिक्टेट करेंगे, टेंशन मत लो। देखो पहली जो पॉइंट है इसका, देखो वर्ल्ड में 25 हॉटस्पॉट्स पहले होते थे, फिर उसमें 9 और ऐड कर दिए गए और कितने हो गए, 34 हो गए। एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा गया कि पूरी दुनिया में 25 होते थे, फिर उसमें 9 और ऐड कर दिए गए तो 34 हो गए। ये तो हो गया पूरी दुनिया का। और इंडिया में कितने हैं, 3 हैं। इंडिया में कितने हैं, 3 हैं। और तीनों का नाम एनसीईआरटी में लिखा गया है। कौन से 3 हैं, पहला है इंडो बर्मा, दूसरा है हिमालय और तीसरा है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। ये इंडिया के 3 हो गए, दूसरा पॉइंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो हॉटस्पॉट्स की खासियत क्या होती है, वहां पे स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा स्पीशीज पाई जाती है ना, ये उसकी खासियत है। और दूसरी खासियत है उसकी, इस पे 5 स्टार लगा लेना, कि हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म क्या होता है, मतलब ऐसी स्पीशी जो उसी लोकल एरिया में पाई जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो पहलवान है, तो पहलवान ज्यादातर कहां, हरियाणा के एरिया में, पंजाब के एरिया में ही पाए जाते हैं, है ना। और ले लो फुटबॉलर ले लो, तो फुटबॉल वाले आपको थोड़े से नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज्यादा मिले। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो एंडेमिज्म ना, कि उसी पर्टिकुलर एरिया में उस टाइप की स्पीशी पाई जाती है ना। तो हॉटस्पॉट्स में स्पीशी रिचनेस भी हाई है और एंडेमिज्म भी हाई है।
ठीक है। और हॉटस्पॉट्स के बारे में फिर नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि पूरी दुनिया का ना, पूरी अर्थ का जो हॉटस्पॉट्स हैं सिर्फ और सिर्फ 2% एरिया कवर करते हैं, सिर्फ 2%, है ना। बट उसमें अगर स्पीशी की परसेंटेज देखी जाए तो वो बहुत ज्यादा है ना, एरिया कम ले रहे हैं और स्पीशी रिचनेस अब बहुत ज्यादा है, ये वो बोलना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है। और क्या बोला गया है कि अगर हम इन हॉटस्पॉट्स को अच्छे से बचा के रख लें, अच्छे से इनकी प्रोटेक्शन कर दें, तो जो ये मास एक्सटिंक्शन हो रहा है ना, कि स्पीशी एक्सटिंक्ट होती जा रही है, उसको ये 30% तक रिड्यूस कर देगा। इस पॉइंट को समझो, इस पॉइंट को दोबारा से समझते हैं कि अगर हम हॉटस्पॉट्स को अच्छे से बचा के रख लें तो जो अभी स्पीशी गुम होती जा रही है ना, एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, उसको ये मास एक्सटिंक्शन को क्या है 30% तक रिड्यूस कर देगा। ठीक है। जो एकदम से पूरा खत्म हो जाता है सिस्टम, तो उसको ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है अपना बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में यही पॉइंट आपको याद रखना है बेसिकली कि इनका नंबर 14 होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। फिर भी अगर आप थोड़ा सा इसमें याद रखना चाहो तो ये याद रख लेना कि बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होते हैं, है ना। सबसे अंदर कोर जोन होता है, फिर बफर जोन, फिर कौन सा होता है ट्रांजिशन जोन। ठीक है। इसको बेसिकली डिवाइड कैसे किया गया, देखो ट्रांजिशन जोन में क्या है, इंसान अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं, इंसान जाके अपनी एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं। बफर जोन में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, मतलब क्या है, एक तरीके से इंसानों को परमिशन लेनी पड़ती है यहां कुछ करने के लिए। और कोर जोन में तो कोई भी इंसानों की एक्टिविटी अलाउड नहीं होती। ठीक है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व में था, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, नंबर याद रखना है। ठीक है। नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क में सिर्फ नंबर याद रख लेना कि इनका नंबर 90 होता है और ये इन सिटू में आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी आप थोड़ा सा याद रखना चाहो तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे फेमस वाले नेशनल पार्क है, यहां से पूछ लिया जाता है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है, असम में है, और फेमस किस लिए है, राइनोसोरस, गैंडे वहां पे होते हैं। ठीक है। फिर क्या है, जिम कॉर्बेट बड़ा फेमस है, कहां पे है, उत्तराखंड में है, और किस लिए फेमस है, ये टाइगर के लिए फेमस है। फिर एक है गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है ना, जी फॉर गिर, जी फॉर गुजरात, और ये लॉयन के लिए है ना। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन से लॉयन होंगे, देखो गुजरात कहाँ है, एशिया में है, तो एशियाटिक लॉयन होंगे इसमें। ठीक है। ये नेशनल पार्क का थोड़ा याद रख लेना, मेन तो इसका नंबर। ठीक है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का सिर्फ नंबर आप याद रख लेना कि 448 448 होती है। नेक्स्ट फिर अपना आता है लास्ट, कौन सा आता है इन सिटू में, सेक्रेड ग्रोव्स। देखो इसका थोड़ा सा ना मतलब समझो, इसको रटना मत, थोड़ा मतलब समझो। देखो सेक्रेड का मतलब होता है ऊपर वाले से, है ना, भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से जुड़ा हुआ। सेक्रेड मतलब ऊपर वाले से जुड़ा हुआ। ग्रूव्स मतलब क्या होता है, नेचर, है ना। तो ऊपर वाले से जुड़ा हुआ नेचर, है ना। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं, देखो फॉर एग्जाम्पल ये अपने पास एक फॉरेस्ट है, और इस फॉरेस्ट के आसपास जो लोकल लोग रहते हैं, उनका इसमें विश्वास है कि भाई इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में भगवान का, ईश्वर का, अल्लाह का, वाहेगुरु का वास है, तो इसको हम नहीं काटेंगे, है ना, इसको हम नहीं काटेंगे। तो इस तरीके की चीजें ना भगवान से जुड़ी हुई, ऊपर वाले से जुड़ी हुई आ जाएंगी सेक्रेड ग्रोव्स में। और इस तरीके की कहां पे मिलती हैं, खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट ऑफ मेघालय, है ना। इनको थोड़ा सा यार ध्यान में रख लेना, है ना, वैसे रह जाएंगे ऑटोमेटिकली, ध्यान में 1-2 बार पढ़ोगे तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो ये इन सिटू कंजर्वेशन अब अपना यहाँ पे खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी, एक्स सिटू कंजर्वेशन के बारे में। अब हम बात करना चाहते हैं एक्स सिटू। हमने बात की थी ना, एक्स सिटू मतलब हम उसकी ओरिजिनल साइट से उठा के उसको ले गए, है ना। वो दिल्ली के चिड़ियाघर का मैंने एग्जांपल दिया था। तो इसमें क्या आ जाएंगे अपने, जूलॉजिकल पार्क, है ना, चिड़ियाघर आ गया, बोटेनिकल गार्डन आ गया, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आ गया। देखो यहाँ पे ध्यान दे, कंफ्यूजन हो सकती है, फिर से बताऊंगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसमें है, इन सिटू में। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है एक्स सिटू में। वाइल्ड लाइफ से क्वेश्चन गलत मत करके आना, ध्यान में रखना।
ठीक है। और क्या आएंगे, XC2 में सीड बैंक्स आ जाएंगे। सीड बैंक्स जैसे है ना, मैंने सीड को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रख लिया कि मैं बाद में उनको यूज करना चाहता हूं। और क्या आ जाएंगे इसमें, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई स्पीशी है ना, वो एक्सटिंक्ट होने वाली, मान लो टाइगर है, टाइगर सिर्फ पूरी दुनिया में 50 ही रह गए, तो मेरे को टेंशन हो रही है कि यार ये खत्म हो गए तो मैं क्या करूंगा। तो मैंने क्या किया, उनके गेमीट्स को क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से क्या कर लिया, बचा के रख लिया कि भाई अगर स्पीशी ये पूरे टाइगर खत्म भी हो गए तो गेमीट मैंने बचा के रखे हैं, उनकी मैं फर्टिलाइजेशन करा के नया टाइगर बना सकता हूं। तो इसमें आते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक में। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। NC2 खत्म है, XC2 खत्म है, और इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में एक टॉपिक दिया है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ही रिलेटेड समिट दिए हुए हैं। कौन से 2 समिट आपको याद रखने हैं, एक होगा अपना अर्थ समिट और एक होगा वर्ल्ड समिट। तो अर्थ समिट कब हुआ था, 1992 में, और वर्ल्ड समिट कब हुआ था, 2002 में। ठीक है, अब यहां पे कंफ्यूजन होगी, थोड़ा याद रखना यार कि अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था वो कहां हुआ था, ब्राजील में हुआ था। कौन से शहर में, रियो डी जनेरियो में। और यहां वर्ल्ड समिट की बात करें तो वो कहां हुआ था, जोहान्सबर्ग में, जो कि कहां पे है, साउथ अफ्रीका में है। अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट 1992, 2002 रियो डी जनेरियो और जोहान्सबर्ग, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये चैप्टर भी हमने आसानी से अपना निपटा दिया। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ नए वीडियो में। थैंक यू एंड धन्यवाद।